वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। साथियों, जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आए हैं, एमसीक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो स्टूडेंट एमफिल पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये उन सभी स्टूडेंट को ये बहुत लाभ देने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हमारी एमसीक्यू सीरीज में वीडियो का लाभ उठाइए। एक एक करके स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा। साथियों, एक एक करके पॉइंट को हम समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक बार पॉज करके खुद से आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको समझाऊंगा, नीचे आपका आंसर दिया हुआ है, आप इसको समझिएगा और अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंट डे लिबरलिज्म इज नॉट करेक्ट। तो आज के हिसाब से जो लिबरलिज्म है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होने वाला है, तो आप इसको रीड करिए। एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, वेलफेयर स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है, बी सी और डी, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है ये पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। जो एक हमारा आंसर है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म तो जो है क्लासिकल लिबरलिज्म का पार्ट है। आज की डेट में तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है चलता नहीं है। आज की डेट में तो पॉजिटिव है, स्टेट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, वेलफेयर स्टेट है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो हमारा आंसर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ वेलफेयर स्टेट इनविसेज। तो वेलफेयर स्टेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट रहेगी? ए, अ फुली इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो जो है फुली इगैलिटेरियन होना चाहिए, जहां पर सभी लोग एक बराबर हो जाएं। बी, स्टेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उसको स्टेट कंट्रोल कर ले। सी, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दीजिए, एबोलिश कर दीजिए, जो कि कम्युनिज्म का आइडिया होता है। या फिर डी, a system which combines right to personal property with the state intervention for a social security and providing help to the needy and indigent। यहां पर क्या है कि एक जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करेगा, उसको जो है लीगल राइट के रूप में भी देगा और सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराएगा, और जो जरूरतमंद है उनका उनकी हेल्प भी करेगा। तो ये जो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए। जी हाँ, डी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जहां पर स्टेट का प्रॉपर ड्यूटी डिफाइन की गई है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते स्टेट को क्या करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 को देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ अ नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी का जो है एक्सपोनेंट कौन होगा इसके अंदर से? टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन जो है वो एक पॉजिटिव लिबर्टी का थिंकर है, याद रखिएगा। रूसो, रूसो जो है सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर है, जो स्टेट को डिफाइन करते हैं। कार्ल मार्क्स जो है एक सोशलिस्ट थिंकर है। तो इनमें से कौन बचा? ईसाई बर्लिन। ईसाई बर्लिन का नेगेटिव लिबर्टी का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो ईसाई बर्लिन के बारे में आप सर्च करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर। तो पावर के बारे में, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में किसने कहा है? जेएस मिल ने, टीएच ग्रीन ने, थॉमस पेन और हैरोल्ड जे लास्की। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है जेएस मिल। जेएस मिल ही वो व्यक्ति हैं जो पावर ओवर की बात करते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर पावर को इस्तेमाल करने की बात वो करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जेएस मिल है। बाकी टीएच ग्रीन जो है पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं, याद रखिएगा। थॉमस पेन जो है, थॉमस पेन वो व्यक्ति हैं जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। हैरोल्ड जे लास्की जो है ये एक प्रोफेसर है, इनकी बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और ये भी पॉजिटिव लिबर्टी और स्टेट इंटरवेंशन की ही बात करते हैं। नंबर 5 को देखते हैं। बर्कर व्यूज ऑफ जस्टिस इन द सिंथेसिस ऑफ। तो जो एडमंड बर्क है, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, एडमंड बर्क। ये जो थिंकर है, याद रखिएगा, एडमंड बर्क जो है वो एक लीगल थिंकर है। लीगल मतलब कि एक बहुत बड़े वकील हुए हैं, उन्होंने लीगलिटी पर काफी काम किया है। ये कहते हैं कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? लिबर्टी और इक्वालिटी है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों को मिलाने से ही न्याय होगा। देखिए, बर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हुए हैं। किसके थिंकर हुए हैं? ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में इंपॉर्टेंट थिंकर हुए हैं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को तीनों को कंबाइन करने से ही जस्टिस होता है, ये इनका मानना है। आइए, बुक्स भी जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक्स को समझते हैं। तो विलोबाई, लॉक, रूसो, जेम्स, इन चारों को जो है यहां दे रखा है। इनकी बुक का नाम देखिए। तो लॉक, बी जो है एक आंसर जिसका होगा, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट।
ठीक है, सिविल गवर्नमेंट में ही जॉन लॉक जो है लिबरलिज्म को डिफाइन करते हैं, लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो है वो भी इसी बुक में दी गई है। तो जॉन लॉक का बी जो है वो ए पर जाएगा। रूसो की बात करते हैं, लेकिन रूसो जो है कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर है, बार बार कह रहा हूं, रूसो, लॉक और हॉब्स ये तीनों कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर हैं। रूसो का इसकी बुक का नाम भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो सी जो है वो डी पर जाएगा। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि किसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखिए जरा नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी का ए है, तो बी का ए होगा, यानी कि सी और डी में से दोनों में से एक होना चाहिए। अब बचा हमारे पास सी, तो सी का क्या ऑप्शन था हमारा, डी है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 3142। तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। 7 को समझिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ अ कंडीशन विच इंश्योर। तो सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन को क्रिएट करता है वेलफेयर स्टेट? फेयर इलेक्शन, क्या इलेक्शन करवाना वेलफेयर हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिबर्टी, क्या सबको लिबर्टी देने से वेलफेयर होता है? जी नहीं, अमेरिका भी तो लिबर्टी दे रहा है, वहां तो वेलफेयर नहीं है। डी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या सबको बोलने की आजादी दे दी तो वेलफेयर हो जाएगा? नहीं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेलफेयर स्टेट के अंदर, और वेलफेयर स्टेट जो है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म में आता है। ठीक है, लिबरलिज्म से रिलेटेड हमने अपनी वीडियोस चैनल पे जो है वीडियोस अपलोड करी है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप उसको देखिएगा, उस सीरीज को भी फॉलो करिए। इसमें हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पढ़ा रहे हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपके पीजीटी एग्जामिनेशन में भी और नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में भी। राइट्स प्रॉपर्ली सो कॉल्ड आर क्रिएचर ऑफ लॉ, दिस व्यू इज हेल्ड बाय। तो राइट जो है वो लॉ के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ये किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन तो पॉजिटिव थिंकर है, राइट्स की बात नहीं करते। लास्की भी राइट्स की बात नहीं करते और डॉगविट भी नहीं करते। बेंथम जो है वो एक लीगल थिंकर है। ठीक है, देखिए बेंथम जो है वो लीगल थिंकर, हमने बात करी थी, जहां पर लॉ वर्ड का यूज है और बेंथम का नाम हो तो समझिए बेंथम करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या है इसका, डी। बेंथम ही कहते हैं कि जो अधिकार है वो कानून के जरिए आते हैं, ना कि जो है प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आते हैं। नंबर 9 को समझते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमिटीज थी माय डियर स्टूडेंट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमिटीज थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटीज के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, और तो फिर स्टेट कमेटी कौन होगा? स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो सरदार पटेल होंगे। सरदार पटेल ही जो है प्रोविंशियल कमेटीज के मेंबर थे और चेयरमैन थे और प्रोविंशियल इश्यूज को देख रहे थे। उस समय इंडिया डिवाइडेड था 565 कंट्रीज स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स से। आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयड द इकोनॉमिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट की जब स्टडी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक अप्रोच को कौन यूज कर रहा है? चार्ल्स शुम्पीटर, डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड और चार्ल्स मैरियम। तो साथियों, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेविड ईस्टन जो है, इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मॉडल्स की बात करी है, ये सोशियोलॉजिकल थिंकर है। गैब्रियल आलमंड भी जो है, इन्होंने स्ट्रक्चरल की बात करी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो ये भी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर है, सोशियोलॉजिकल थिंकर है। चार्ल्स मैरियम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। चार्ल्स शुम्पीटर, शुम्पीटर का नाम याद रखिएगा। शुम्पीटर वो पर्सन है जो इकोनॉमिक अप्रोच की बात करते हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट ही है बेसिकली। शुम्पीटर जो है वो एक इकोनॉमिस्ट ही है। ठीक है, तो शुम्पीटर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। शुम्पीटर ने एक बात और कही है, मैं आपको बता दूं। शुम्पीटर ने यह कहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो फिलॉसफी है वो किसी यूनिवर्सिटीज में डेवलप नहीं हुई है, वो आम जनता के बीच से डेवलप हुई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी कंटेक्स्ट में इनका एक स्टेटमेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो चार्ल्स शुम्पीटर जो है वो इकोनॉमिक अप्रोच के थिंकर है, याद रखिएगा। की बात करते हैं, देखिए, फॉलोइंग अप्रोचेस और मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ अ स्टेट एज एन एक्टर। तो कौन सी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर वो थ्योरी है जो कि स्टेट को इंपॉर्टेंट नहीं मानती है? डिपेंडेंसी मॉडल, रियलिस्ट मॉडल, न्यू रियलिस्ट मॉडल, इंटरडिपेंडेंस प्लूरलिस्ट मॉडल। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, डिपेंडेंसी मॉडल क्या है साथियों? डिपेंडेंसी मॉडल के अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस की बात हो रही है, तो स्टेट ही डिपेंड होगा एक दूसरे के ऊपर। रियलिस्ट मॉडल में तो स्टेट ही इंपॉर्टेंट एक्टर होता है। नियो रियलिस्ट भी स्टेट को ही इंपॉर्टेंट एक्टर मानते हैं। सिचुएशन चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन स्टेट ही इंपॉर्टेंट होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ प्लूरलिस्ट मॉडल, देखिए प्लूरलिस्ट का मतलब ही यहां पर क्या है कि स्टेट के अलावा बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे, तभी वो एक प्लूरलिस्ट मॉडल बनेगा इंटरडिपेंडेंस का। ठीक है, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा? डी। जी हाँ, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इंटरडिपेंडेंस प्लूरलिस्ट मॉडल। तो ये मॉडल है जो स्टेट के अलावा बाकी के अलावा पार्ट्स को भी इंक्लूड करता है।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, व्हाई डू प्लूरलिस्ट अपोज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो जो प्लूरलिस्ट हैं वो सॉवरेनिटी के ट्रेडिशनल कंसेप्ट को क्यों अपोज करते हैं? बिकॉज अदर एसोसिएशन आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टेट। स्टेट के अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। तो इसका करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए? ए हो, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग पहले लाइन में पढ़ के आपको बता दिया है, ठीक है। और बाकी का आपको एक बार देख लीजिएगा, एंटी डेमोक्रेटिक हो नहीं सकता है, इनइफेक्टिव भी नहीं हो सकता है। स्टेट के अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है यहाँ पर? अगर हम सॉवरेनिटी को पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, साथ साथ में समझा रहा हूं ताकि आप रिवाइज कर लें। सॉवरेनिटी को अगर आप समझेंगे तो उसके अंदर स्टेट के अलावा जो है पीपल, कम्युनिटी, रिलीजियंस और सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया गया है माफ कीजिएगा, प्लूरल सॉवरेनिटी ने, ठीक है, कंसेप्ट में। जो ट्रेडिशनल था वो खाली स्टेट पर फोकस करता था। 13 को समझिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स को हमको कैटेगराइज करना है। ए है ओपेक ऑयल एम्बार्गो, एक्सेशन ऑफ यूके, आयरलैंड, डेनमार्क टू द यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। सी है हमारा डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और डी है हमारा सुएज क्राइसिस। तो साथियों, इसमें से आपको जो है इसको कैटेगराइज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? सुएज क्राइसिस सबसे पहले होगा। सुएज क्राइसिस बहुत पुराना है, ये इजराइल के टाइम का है और 1960s में कोल्ड वॉर के टाइम पर इजराइल और इजिप्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट थे और सुएज क्राइसिस वहीं पर हुआ था। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर इकोनॉमिक ऑर्डर नैम आ गया था। नैम ने ही नॉन अलाइन मूवमेंट, उसने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करी थी। और फिर 1980s के बाद यूके और आयरलैंड का जो है यूरोप में ऐड हुए थे। और ओपेक तो बहुत जो है 1960s के बाद हुआ डेवलप, लेकिन जो कंपनीज हैं वो अभी जो ऑयल स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो एम्बार्गो बाद में हुआ है, बहुत बाद में हुआ है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। The key to Gramsci's analysis of the failure of a socialist revolution to take off in the West is the concept of। देखिए, ग्रामसी कौन है? ग्रामसी जो है सोशलिस्ट थिंकर है। ये न्यू मार्क्सिज्म में आते हैं, ये भी न्यू मार्क्सिज्म में आते हैं। और जैसे कि कार्ल मार्क्स जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ये भी फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस जो डेवलप होगी वो कल्चरल हेजेमनी के थ्रू क्या होगा? उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंदर हेजेमनी जो है करेक्ट कंसेप्ट माना जाएगा। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अमेरिकन हेजेमनी, तो अमेरिकन हेजेमनी क्या है कि कल्चरल हेजेमनी। तो कोई अमेरिका के खिलाफ कोई रिवॉल्यूशन कर नहीं सकता क्योंकि उसका कल्चर सबको अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट का जो कंसेप्ट है वहां पर रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वेस्ट का जो आइडिया है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, हेजेमनी। आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी, ये सब उस हेजेमनी के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है, अलग से नहीं माने जा सकते। 15 पर आ गई, ये हमारी सीरीज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और कवर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप। देखो, यूनिवर्सल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है पीजीटी के एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि ये जो 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस में ये कंसेप्ट ऐड है। आइडेंटिकल राइट्स फॉर ऑल पर्सन, आइडेंटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। देखिए, पर्सन तो हो ही नहीं सकता है सिटीजनशिप। आइडेंटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, कॉमन राइट्स फॉर ऑल विद स्पेशल राइट फॉर माइनॉरिटी। देखिए, माइनॉरिटी को किसी को स्पेशल राइट देंगे तो वो फिर ठीक नहीं होगा, यूनिवर्सल तो नहीं माना जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिटीजनशिप हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? जी हाँ, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, आइडेंटिकल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक आइडेंटिकल राइट देना। आइडेंटिकल राइट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल राइट्स का मतलब एक बेसिक राइट्स देना, एक उनकी जो उनकी पहचान के साथ जुड़ा हुआ हो, और वो राइट्स क्या है? सबको मिले। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि जो राइट्स एक कंट्री में मिला हुआ है वही राइट्स सभी कंट्रीज के अंदर बेसिक राइट्स के रूप में वो प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। तो साथियों, इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये सीरीज जारी रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और इसके अलावा जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की सीरीज को अपलोड किया गया है। जो स्टूडेंट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की जो सीरीज है उसको भी जरूर देखें। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो न्यू हो। डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में थिंकर बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। सीरीज से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।